हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2017 का लीनियर अलजेब्रा का पार्ट सॉल्व करेंगे। मेरे पास बुकलेट कोड ए है। क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करता हूं मैं पार्ट बी से। क्वेश्चन इज लेट ए बी आर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू आई प्लस आयोटा ए वेयर आई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देन b is invertible होगा if and only if a is invertible all the eigenvalues of b are necessarily real and b minus i is necessarily invertible, b is necessarily invertible. ओके, तो इसे देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट ऑप्शन के लिए देखिए हम ले रहे हैं लेट ए। यहां पर उसने ए जो दिया है उसका कोई ऑर्डर नहीं बोला वो कितने बाय कितने का होगा। हम ए को 2/2 का ऑर्डर ले लेते हैं। लेट ए इज ऑफ ऑर्डर 2x2। ओके, तो यहां पर मैं ए को यूज करता हूं, एक 2/2 का ऑर्डर। उसने रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है ना, लेट ए इज इक्वल टू 0 0 0। ये रियल भी है और सिमेट्रिक भी है। ओके, 2/2 का मैट्रिक्स है, रियल भी सिमेट्रिक है। ओके, तो अब मैं इसको डालता हूं वहां पर जो उसने दिया है गिवन। बी क्या दिया है, बी इज इक्वल टू हमें दिया है आई प्लस आयोटा इंटू ए। तो ये कितना आ जाएगा, जब मैं ए की वैल्यू डालूंगा आई आ जाएगा। तो यहां से बी का जो इन्वर्टिव डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि बी आई के इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट 1 आ गया। और पर यहां से ए का जो डिटर्मिनेंट था वो कितना आ रहा है, 0। तो उसने ऑप्शन में क्या कहा है, ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ बी इज इन्वर्टिबल। मतलब ए इन्वर्टिबल है तो बी इन्वर्टिबल होगा, अगर बी इन्वर्टिबल है तो ए इन्वर्टिबल होगा। जहां पर बी तो इन्वर्टिबल है पर ए इन्वर्टिबल नहीं है, तो यहां से ऑप्शन नंबर 1 है जो वो गलत होगी। ओके, तो अब सेकंड नंबर ऑप्शन में देखिए क्या कहता है, ऑल द इगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरली रियल। वो बोलता है बी की सभी इगन वैल्यूज रियल होंगी। हम कोई ए को मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी जो रियल हो और सिमेट्रिक हो। एक मैं रियल मैट्रिक्स ले रहा 2 0 0 2। ये रियल भी है और सिमेट्रिक भी है। ओके, तो अब देखते हैं बी इज इक्वल टू क्या आता है, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आयोटा 2 0 0 2। ओके, तो ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा 0 0 1 प्लस 2 आयोटा। तो यहां से इसकी जो बी की आइगन वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। और दोनों ही कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज हैं, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी डायगोनल एंट्रीज ही जो होती हैं वो आइगन वैल्यूज होती है मैट्रिक्स की। तो यहाँ से सेकंड वाली ऑप्शन है जो वो गलत होगी, क्योंकि वो बोलता है कि सभी की सभी रियल होंगी, पर दोनों यहाँ पर तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स आ गई। अब थर्ड नंबर ऑप्शन में बोलता है बी माइनस आई है जो वो नेसेसरली इन्वर्टेबल होगा, बी माइनस आई नेसेसरली इन्वर्टेबल। थर्ड वाली ऑप्शन के लिए भी हम ए को 0 ही अज्यूम कर लेते हैं। ए को हमने 0 ले लिया, ए को हमने 0 लिया, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू आई आ जाएगा। तो यहाँ से b माइनस आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये इन्वर्टेबल तो नहीं होगा, वो बोलता है इन्वर्टेबल होगा हमेशा ही, तो थर्ड वाली ऑप्शन भी गलत होगी। अब ये बी पार्ट का क्वेश्चन था, तो फोर्थ वाली ऑप्शन तो सही होने ही वाली थी। हम अब देखते हैं कि वो सही है कैसे, ये देख लेते हैं, प्रूव करके देख लेते हैं कि वो कैसे सही है। फोर्थ वाली ऑप्शन में वो क्या कहता है, बी इज नेसेसरली इन्वर्टेबल। ओके, हमें ए क्या दिया गया, एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उसकी इगन वैल्यूज रियल होती हैं। दिस इंप्लाइज इगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, इगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। सभी की सभी इसकी जो इगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, रियल नंबर होंगी। ओके, तो मैं इसकी इगन वैल्यूज लेता हूं, लेट अल्फा बीटा आर इगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। यहां से जो अल्फा बीटा है वो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। ओके, तो जहां से मैं देखता हूं जो ये आइगन वैल्यूज हैं ए बी की क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ आई प्लस आयोटा इंटू आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ओके, ये वाला रिजल्ट से तभी होल्ड करता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आइगन वैल्यूज
ऑफ ए प्लस बी जो होती हैं वो इक्वल टू होती हैं आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ बी। ये तभी होता है रिजल्ट जब ए और बी दोनों में से एक स्केलर मैट्रिक्स हो। ओके, यहाँ पर आई जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स है, आई एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो वो स्केलर मैट्रिक्स है, इसलिए जो इसकी आइगन वैल्यू आई की वो कितनी होती है 1 1 प्लस इसकी आइगन वैल्यू कितनी आयोटा इंटू अल्फा आयोटा इंटू बीटा। ओके, या हमने ली है एक ही आइगन वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएंगी 1 प्लस आयोटा अल्फा 1 प्लस आयोटा बीटा। ओके, तो यहां से ये आइगन वैल्यूज होगी बी की आइगन वैल्यूज होगी। वो बोलता है बी इज नेसेसरली इनवर्टिबल, फोर्थ वाली ऑप्शन हम अज्यूम करते हैं सपोज बी इज नॉट इनवर्टेबल। अगर बी इन्वर्टेबल नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, डिटर्मिनेंट जीरो आएगा मतलब उसकी ईगन वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगी, मतलब 1 प्लस आयोटा इंटू अल्फा 1 प्लस आयोटा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो आएगा। ओके, तो यहां से जब इसको मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा 1 इंटू 1 1 प्लस इसको इसके साथ करूंगा तो आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू आयोटा। ओके, तो लास्ट वाली माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो मैं ऊपर से थोड़ा इरेज कर लेता हूं जगह बनाने के लिए, यहां तक हमें चाहिए। ओके, तो इसको मैं यहां लिखता हूं 1 प्लस 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू जीरो है। तो यहां से मैं इक्वेट करता हूँ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, तो मेरे पास क्या आता है 1 माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ माइनस बीटा, यहाँ बीटा की वैल्यू कह लीजिए, यहां से आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ओके, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर डालता हूं तो क्या आएगा अल्फा की स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 1। ओके, अल्फा की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आयोटा की स्क्वायर। ओके, तो यहां से जो मेरे पास अल्फा है, अल्फा की इतनी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा मेरे पास आयोटा आ जाएगा। अल्फा एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, पर हम अल्फा को एक रियल नंबर लेकर चले थे, तो जो हमारी सपोजिशन थी, ये यहां से कंट्राडिक्शन आ गई, तो हमारी जो सपोजिशन थी ना कि बी एक नॉट इन्वर्टेबल, ये वाली गलत होगी, बी इज इन्वर्टेबल, फोर्थ वाली ऑप्शन है जो वो सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। Let a is equal to this matrix, then the smallest positive integer n such that a raised to power n is equal to i होगा। n क्या होगा, n की वैल्यू पूछिए 1 होगी 2 होगी 4 होगी 6 होगी। ओके, a हमें क्या दिया गया, ये छोटा सा क्वेश्चन है 1 0 1 माइनस 1 1। ओके, तो हमें n की वैल्यू पता करनी है कि a की कितनी पावर करने पर वो i आ जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं a की पावर 1 कितना है, वो तो यही आ जाएगा 0 1 माइनस 1 1। ओके, वो बोलता है a की पावर i 1 करने पर i आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये i तो नहीं आ रहा, तो फर्स्ट वाली ऑप्शन है जो वो गलत होगी। सेकंड वाली ऑप्शन में देखते हैं n की पावर 2 करने पर कितना आता है इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, इसको इसके साथ करेंगे -1 आएगा, इसको इसके साथ करेंगे 1 आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा -1, इसको इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी तो ये भी नहीं आया, सेकंड वाली ऑप्शन भी गलत होगी। अब फोर्थ वाली ऑप्शन में उसने कहा है ए रेज़्ड टू पावर 4 क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसी के साथ अब मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इसके साथ करेंगे, इसको जब इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 0, इसको इसके साथ करेंगे तब कितना आएगा, तो जब इसके साथ करेंगे -1, इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 1 इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा -1। तो ये वाला भी नॉट इक्वल टू, यहाँ आई नॉट इक्वल टू आई, नॉट इक्वल टू आई है, थर्ड वाला भी गलत हो गया। अब एक ऑप्शन तो आनी ही थी, फोर्थ वाली हम वैसे ही टिक कर सकते हैं कि फोर्थ वाली जो है वो सही है, पर अगर करना हो तो देख भी लेते हैं करके। ए रेज़्ड टू पावर 6 इज इक्वल टू ए रेज़्ड टू पावर 4 इंटू ए रेज़्ड टू पावर 2 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 1, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंटू दिस is equal to 0, this into this is equal to 1। ओके, तो फोर्थ वाली ऑप्शन थी वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31।
let A is equal to this matrix, B is this column matrix, then the system AX is equal to B over the real numbers has no solution होगा whenever beta not equal to 7, has an infinite number of solutions होंगे whenever alpha not equal to 2, an infinite number of solutions होंगे if alpha is equal to 2 and beta not equal to 7 and unique solution होगा if alpha not equal to 2. ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं पहले एक रिजल्ट लिखता हूं जो इसमें यूज करना है हमें. रिजल्ट क्या है? इफ ए इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ओके, then this system AX is equal to B has, नंबर 1 क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होगा as यूनिक सॉल्यूशन if क्या होता है? if rank of A is equal to हो rank of A augmented B और G is equal to N. N क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर. सेकंड नंबर रिजल्ट क्या होता है? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी तो हो पर जी लेस देन एन हो, ए के ऑर्डर से एन हो. ओके, थर्ड नंबर जो रिजल्ट होता है वो होता है नो सॉल्यूशन होगा इफ जे रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी ही आपस में इक्वल नहीं है, तब नो सॉल्यूशन होता है. ओके, तो अब देखते हैं इसे कैसे करना है. इस जो रिजल्ट लिखा है इसको हम रिमाइंड में अपने दिमाग में रखेंगे. फिर देखते हैं कैसे करना है. हमारे पास क्या दिया गया है? मैट्रिक्स ए है जो वो कितना दिया गया है? मैट्रिक्स ए है जो वो दिया गया है 1 -1 1 1 1 1 2 3 अल्फा. ओके, एंड मैट्रिक्स बी दिया गया है 1 3 बीटा. ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 में वो क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन में वो ये कहता है नो सॉल्यूशन होगा व्हेन एवर बीटा नॉट इक्वल टू 7. मतलब बीटा 7 नहीं होना चाहिए. अल्फा के बारे में कुछ नहीं बोला, अल्फा हम कुछ भी जूम कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, पर बीटा 7 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए अल्फा को भी 0 ले लेते हैं, बीटा को भी 0. बीटा 7 नहीं होना चाहिए ना, बीटा को 0 ले लेते हैं. तब देखते हैं जब हमने अल्फा को 0 लिया, यहाँ पर अल्फा को मैंने लिया 0, बीटा को भी यहाँ पर 0 लिया. ओके, तब देखते हैं कि रैंक कितना आता है. ए का रैंक, ए का डिटर्मिनेंट कितना आता है? रैंक निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है ना. फर्स्ट R1 से मैं एक्सपेंड करता हूँ. 1 × 0 0 -3 +1 दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 2. ओके, प्लस फिर से 1 एंड दिस इंटू दिस 3 -2. तो ये कितना आ जाएगा? -3 -2 यहाँ पर आ जाएगा +1. तो ये कितना आ जाएगा? -4 नॉट इक्वल टू 0. तो यहां से जो ए का रैंक है वो कितना आ गया? 3. ए का रैंक तो यहां से 3 आ गया. ओके, अब ए ऑगमेंटेड बी का रैंक देखते हैं कितना आता है. इसको मैं इरेज कर लेता हूं. ए का रैंक कितना है? 3. ये फर्स्ट वाली ऑप्शन चल रही है. रैंक ऑफ ए कितना है? 3. अब ए ऑगमेंटेड बी का रैंक देखते हैं कितना आता है. ए ऑगमेंटेड बी का रैंक मतलब इसका और इसका कितना आता है? 1 -1 1 1 1 1 2 3 0 1 3 0. ओके, तो इसका रैंक निकालने के लिए भी हम भाई इसका सब मैट्रिक्स ढूंढना होगा ना, जिसका कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा हो. हमारे पास एक सब मैट्रिक्स है इसमें जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आ गया? वो भी 3 आ गया. तो यहाँ से हमारे पास रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल आ रहा है. रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी है और वो इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स के. ओके, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए था. वो बोलता है नो सोल्यूशन होगा. फर्स्ट वाली ऑप्शन यहीं से गलत होगी. वो बोलता है नो सोल्यूशन होगा, पर यहाँ से यूनिक सोल्यूशन आ रहा है. अब सेकंड नंबर ऑप्शन में वो क्या कहता है कि
एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे व्हेन एवर अल्फा नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, बीटा कुछ मर्जी हो, अल्फा 2 नहीं होना चाहिए। ओके अल्फा नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, बीटा कुछ मर्जी हो। अल्फा को हमने 0 लिया, बीटा को हमने ये लिया, वो बोलता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, पर हमने पिछले केस में किया है सिर्फ यूनिक सोल्यूशन आया था। ओके यहाँ पर अल्फा 2 नहीं है, बीटा हम कुछ भी ले सकते थे, हमने 0 ले लिया, तो इसका यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, वो बोल रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, तो सेकंड नंबर ऑप्शन भी यहीं से गलत होगी। ओके तो थर्ड जो ऑप्शन है उसमें वो कहता है अल्फा को 2 ले लें, जो बीटा है वो 7 नॉट इक्वल टू 7, मतलब बीटा को 7 नहीं लेना है, 0 ले सकते हैं हम, ठीक है। अल्फा को 2 ले लें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, मतलब हमें सेकंड नंबर रिजल्ट पर फोकस करना है। अब इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आ रहा है, हमें पता है 2 लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स पड़े हैं यहाँ पर, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, तो रैंक का जो ए का वो 2 आएगा, क्योंकि हमें यहाँ से एक सब मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। और भी काफी सारे सब मैट्रिक्स होंगे जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके तो यहाँ से ये लिखने की तो जरूरत है नहीं, हम लिखते हैं रैंक ऑफ ए है जो वो लेस देन 3 है। ओके यहाँ से मैं लिखता हूँ रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आता है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स पहले मैं लिखता हूँ, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स में लिखता हूँ 1 - 1 1 1 1 1 2 3 2, यहाँ पर मैं 1 3 एंड 0 ये मैट्रिक्स लिखता हूँ। ओके तो इसका रैंक देखता हूँ कितना अब इसका रैंक देखता हूँ कितना आता है। कोई सब मैट्रिक्स मिलता है मुझे जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा हो, इस लास्ट वाले मैट्रिक्स का देख लेता हूँ, इसको R1 से मैं एक्सपेंड करता हूँ, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है R1 से -1 1 × 1 0 -6 -1 दिस इंटू दिस 0 -9 +1 2 -3। ओके तो ये कितना आ जाएगा 6 + 9 -1। ओके तो ये कितना आ जाएगा 15 14 आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0। तो इसका रैंक कितना आ गया, इसका डिटर्मिनेंट नॉट एक हमें सब मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, 3/3 का सब मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। ओके तो जहां से रैंक ऑफ ए है जो वो तो 2 आया, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है जो वो 3 आया है। ओके तो यहाँ से रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आया है, तो यहाँ से नो सोल्यूशन आ रहा है। ओके तो वो बोल रहा है थर्ड नंबर ऑप्शन में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, थर्ड नंबर ऑप्शन है जो वो भी गलत होगी। अब एक ऑप्शन तो सही थी, वो फोर्थ नंबर ऑप्शन तो हम वैसे भी सही कर सकते थे, हम देखते हैं वो सही है कैसे। ओके हम ऐसे ही सही कर सकते हैं कि वो सही है। फोर्थ नंबर ऑप्शन में वो कहता है अल्फा 2 नहीं होना चाहिए, अल्फा 2 नहीं होना चाहिए। हम यहीं से देखते हैं अल्फा अगर 2 होता है ना तो इसमें 2 लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम जो होता है हो जाते हैं, तब इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर अल्फा 2 के बिना हम कोई भी एलिमेंट नंबर ले लें, कोई भी रियल नंबर लें, तो अब इसका डिटर्मिनेंट कभी 0 नहीं आएगा, तो ए का रैंक हमेशा ही फुल रहेगा, ए फुल रैंक का मैट्रिक्स रहेगा हमेशा ही। ठीक है और ए ऑगमेंटेड बी में भी हमें एक सब मैट्रिक्स यही वाला ये वाला सब मैट्रिक्स जरूर मिलेगा जब नॉट इक्वल टू 2 होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू 2 होगा, तब ये वाला सब मैट्रिक्स तो मिलेगा ना जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका भी हमें रैंक एक 3/3 ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो जहां से इसका रैंक भी 3 आ जाएगा, तो जहां से रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आएगा, तो फोर्थ वाली ऑप्शन है वो सही हो जाएगी। ओके तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 इज लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फ्रॉम M to R and 5 from R2 cross R2 to R be a bilinear map defined by phi of VW is equal to V transpose AW, choose the correct statement from below। कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, फाई जो है वो सिमेट्रिक होगा, मतलब फाई ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू फाई ऑफ डब्ल्यू भी होगा फॉर ऑल वी डब्ल्यू के लिए, एंड देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर वी बिलोंग्स टू R2 सच दैट फाई ऑफ वी डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू R2 के लिए, देयर एग्जिस्ट 2/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी सच दैट फाई ऑफ वी जो है वी ट्रांसपोज कैपिटल बी इंटू वी होगा फॉर ऑल बी बिलोंग टू R स्क्वायर। और ये फोर्थ ऑप्शन में एक मैप किया है, वो बोलता है कि ये लीनियर है या नहीं है, ये वाला बात पूछी है। तो हमारे पास क्या दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन में उसने पूछा है
कि फाई है जो वो लीनियर है या नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक है या नहीं है। हमें हमारे पास फाई की जो डेफिनेशन दी गई है वो कैसे डिफाइन किया गया है, फाई ऑफ बी डब्ल्यू बी ट्रांसपोज ए इंटू डब्ल्यू। यहाँ पर बी हमें मैट्रिक्स दिया, जो ए है वो हमें मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 का 1 4 2 एंड 3। ओके, वो सिमेट्रिक पूछ रहा है तो हम बी को कोई भी आप वेक्टर ले लें, 1 1 ले लेता हूँ मैं, बी को वेक्टर ले लेता हूँ 1 1 और डब्ल्यू को मैं ले लेता हूँ 1 0। ओके, तो मेरे पास फाई ऑफ बी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, इक्वल टू बी ट्रांसपोज 1 1 ए कितनी है 1 है 4 है 2 है 3 है। ओके, एंड डब्ल्यू कितनी है 1 0। ओके, तो अब इनको मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, इसको इसके साथ करूंगा 5 आएगा, इसको इसके साथ करूंगा तब भी 5 आएगा, अब इसको इसके साथ करूंगा तो ये 5 आ जाएगा। ओके, फाई ऑफ डब्ल्यू बी ये कितना आता है, इक्वल टू ये आएगा डब्ल्यू ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, ये आएगा। यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू डालता हूँ मैं 1 0, ए की वैल्यू 1 4 2 3, यहाँ पर बी की वैल्यू 1 1। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आता है 1 आता है 2 1 1, इसको करने के बाद मेरे पास आएगा 3। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, दोनों इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक तो नहीं है, तो फर्स्ट वाली ऑप्शन है जो वो गलत होगी। ओके, सेकंड वाली ऑप्शन में वो गलत है, बोलता है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर बी बिलोंग्स टू आर रेस्ट पावर 2 सच दैट फाई ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल वी डब्ल्यू बिलोंग टू आर रेस्ट पावर, सॉरी फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग टू आर रेस्ट पावर 2 के लिए। तो मतलब ये फाई है ना, ये वाला 0 होगा किसी बी के लिए, मतलब किसी बी फॉर ऑल डब्ल्यू के लिए एक बी हमें नॉन जीरो एग्जिस्ट करेगा। ओके, हमें ये देखना है, तो हम बी को क्या लेते हैं, बी को हम ले लेते हैं B1 B2 और डब्ल्यू को ले लेते हैं W1 W2। ओके, तो अब देखते हैं क्या बनता है हमारे पास क्या है, फाई ऑफ वी डब्ल्यू इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पर मैं वी की वैल्यू डालता हूँ B1 B2, ए की वैल्यू कितनी है 1 4 2 एंड 3, डब्ल्यू की वैल्यू W1 W2। तो यहाँ से कितना है, इसको इसके साथ करूँगा मैं B1 प्लस 4 टाइम्स B2, इसके साथ जे आ जाएगा एक W1 प्लस, इसको इसके साथ करूँगा 2 टाइम्स B1 प्लस 3 टाइम्स B2, इसके साथ केवल आ जाएगा एक W2। ओके, तो यहाँ से उसने क्या कहा है, दिस इज इक्वल टू 0 होगा किसी नॉन जीरो बी, हमें कोई नॉन जीरो बी चाहिए जिसके लिए ये वाली क्वांटिटी 0 आ जाए। ओके, तो मैं इसको इक्वल टू 0 का लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ये वाली सारी क्वांटिटी इक्वल टू 0 कब होगी, जब जे 0 होगा और जे 0 होगा। ओके, यहाँ से क्या होगा, देयरफॉर B1 प्लस 4 टाइम्स B2 इज इक्वल टू 0 एंड 2 टाइम्स B1 प्लस 3 टाइम्स B2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा कोएफिशिएंट्स को बैलेंस करके, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 8 माइनस 3 कितना आएगा 5 B2 इज इक्वल टू 0, जहां से B2 मेरे पास आ जाएगा 0। ओके, और यहाँ इसकी वैल्यू को जब मैं इसकी किसी इक्वेशन में डालूंगा तो यहाँ से B1 भी 0 आ जाएगा, तो B1 B2 दोनों ही 0 है। ओके, तो हमारे पास इसका मतलब क्या है, किसी नॉन जीरो B1 B2 के लिए ये वाला 0 है ही नहीं, सिर्फ B1 B2 0 के लिए ही 0 है। ओके, तो जो सेकंड वाली ऑप्शन है वो वाली ऑप्शन भी गलत होगी। अब थर्ड ऑप्शन के लिए वो कहता है, थर्ड नंबर ऑप्शन में वो क्या कहता है, देयर इज अ 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी सच दैट फाई ऑफ बी वी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर रेस्ट पावर 2 होगा। मैं क्या करता हूँ, v को इज इक्वल टू एक्स वाई ले लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा, फाई ऑफ वी वी इज इक्वल टू वी ट्रांसपोज ए वी इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स वाई, ए की वैल्यू 1 4 2 3 एक्स वाई। ओके, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको इसके साथ करूंगा मैं x,
इसको इसके साथ करूँगा x प्लस 4y, इसको इसके साथ करूँगा, यहाँ पर x आ जाएगा, ये वाला ना साथ में आ जाएगा, 2x प्लस 3y के साथ y आ, ओके। तो ये वाला कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस, इसको इसके साथ लिखूंगा मैं तो कितना आएगा, 6 टाइम्स एक्स वाई, ओके। तो ये वाला मेरे पास कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैं 1 लिखूंगा, जब मैट्रिक्स बनाना होता है मुझे कैसे बनाता हूँ मैं 1 लिखूंगा, और जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 3 लिखूंगा, ओके। तो यहाँ से x और y के कोएफिशिएंट का हाफ, यहाँ पर मैं लिखूंगा 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर x और y आएगा, यहाँ पर x और y आएगा, यहाँ पर x y आएगा, ओके। तो ये मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल बी के लिए, ये आप कुछ भी मर्जी लीजिए, ओके। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही है। लीनियर, ये वाला पार्ट बी का क्वेश्चन था तो एक ही ऑप्शन सही होने वाली थी, थर्ड वाली हमने कर दी, तो फोर्थ वाली तो गलत होने वाली ही है। उसके लिए मैं ये बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी क्या है। लीनियर का मतलब क्या होता है, फंक्शन एफ इज सेड टू बी लीनियर इफ अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई इज इक्वल टू हो अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ वाई, ओके। ये हमें प्रूव करना है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास जो साई है उसमें हमें 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। साई को मैं कैसे लूंगा, अल्फा इंटू B1 B2 W1 W2, ओके, पहला एलिमेंट, प्लस बीटा इंटू B1 डैश B2 डैश W1 डैश W2 डैश, ओके। तो ये मेरे पास इज इक्वल टू आ जाएगा साई ऑफ अल्फा B1 प्लस बीटा B1 डैश अल्फा B2 प्लस बीटा B2 डैश अल्फा W1 प्लस बीटा W2 डैश अल्फा W2, यहाँ पर बन आएगा बीटा W2 डैश, ओके। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है इसकी वो कैसी है, इसको फर्दर हम लिखेंगे फाई ऑफ, ये वाला ऊपर वाला अलग लिखना है, नीचे वाला अलग, अल्फा B1 प्लस बीटा B1 डैश अल्फा B2 प्लस बीटा B2 डैश कॉमा अल्फा W1 प्लस बीटा W2 डैश अल्फा W2, यहाँ पर बना है, प्लस बीटा W2 डैश, ओके। तो यहाँ पर हम साई की डेफिनेशन लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वो लीनियर है या नहीं। ये लीनियर नहीं आएगा तो वाली फोर्थ वाली ऑप्शन है जो वो गलत होगी, ये आप खुद करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज पार्ट नंबर सी। अब पार्ट सी का क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज लेट एफ फ्रॉम R4 टू R वी आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, वेयर ए इज अ 4x4 मैट्रिक्स with the real entries and x transpose denote the transpose x and the gradient of then the gradient of f at the point x naught necessarily is, ऑप्शन नंबर 1 में वो कहता है 2 टाइम्स ए एक्स नॉट होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज ए एक्स नॉट प्लस ए ट्रांसपोज एक्स नॉट होगा, और ऑप्शन नंबर 3 इज 2 ए ट्रांसपोज एक्स नॉट होगा, और ऑप्शन नंबर 4 इज ए एक्स नॉट होगा, ओके। चलिए हम इसे कैसे करते हैं देखते हैं सॉल्यूशन में। हमारे पास क्या दिया गया, एफ दिया गया है फ्रॉम R⁴ से R तक, वो कैसे डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स, ऐसे वो डिफाइन किया गया है, ओके। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, वो 4x4 का मैट्रिक्स है, ये बात दी गई है, ओके। तो हम ए को कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 4x4 का मैट्रिक्स दिया है उसने, तो हमें ए को कोई मैट्रिक्स लेना पड़ेगा 4x4 का। यहां पर मैं एक को 4x4 की जगह पे 2x2 का मैट्रिक्स ले लेता हूं, ओके। फिर देखता हूं, ओके।
ये 4x4 का मैट्रिक्स काफी बड़ा हो जाएगा। ए को मैं 2x2 का मैट्रिक्स रिज्यूम करता हूँ, कोई भी ए बी सी एंड डी, तब देखता हूँ। अब मैं उसको देखता हूँ एफ क्या बनता है। एफ ऑफ एक्स कितना आता है मेरे पास, वो आता है एक्स को मैं ले लेता हूँ, x1 x2। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा x1 x2, और यहाँ पर ए की वैल्यू डालेंगे। इस डेफिनेशन में के वैल्यूज डाल रहा हूं मैं, ए बी सी एंड डी। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू डालूंगा x1 x2। ओके, तो अब इसे जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा इसकी, तब कितना आएगा, इसको इसके साथ करूंगा ए x1 प्लस सी x2, इसको इसके साथ किया मैंने। ओके, अब इसके साथ ये एक x1 लग जाएगा आकर। ओके, प्लस इसको इसके साथ करूंगा बी x1 प्लस डी x2, तो ये साथ में x2 लग जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी, ये हमारे पास f आया है। अब मैं इन ब्रैकेट्स को यहाँ से खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा a x1 की स्क्वायर, ओके, प्लस b सॉरी d, यहाँ से आएगा d x2 की स्क्वायर। ओके, प्लस और क्या आएगा, यहाँ से आएगा c, और यहाँ से आएगा b, यहाँ पर क्या आएगा x1 x2। ओके, ठीक है। अब हमारे पास ये f है। अब हमें लिखते हैं ग्रेडियंट की डेफिनेशन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा दिया गया हो f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ओके, तो उसका जो ग्रेडियंट होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। ग्रेडियंट होता है जो इसका, वो एक मैट्रिक्स बनता है। कैसा मैट्रिक्स, एफ का एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, एफ का वाई के विद रिस्पेक्ट टू, एफ का जेड के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। ओके, ये वाला मैट्रिक्स होता है जो ग्रेडियंट होता है एफ का। ओके, तो हमें हमारे पास ये एक एफ मैट्रिक फंक्शन दिया गया, ये एक ही फंक्शन है। इस पे हम ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ये वाली जो डेफिनेशन है, मतलब हमें उसका एफ का एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, एफ का वाई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर हमारे पास दो ही वेरिएबल है, ये तो मैंने तीन वाली बात कर ली, हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल है। ओके, तो हम ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट की। तो हमारे पास ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू, हमें इसका x1 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एफ का x1 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, एफ का x2 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। ओके, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, यहां से आएगा 2 टाइम्स ए x1, ओके, और x1 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव यहां से आएगा ए, यहां से आएगा c प्लस b इंटू x2। ओके, और यहां से x2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा, यहां से आएगा 2 टाइम्स डी x2, ये x2 है, x2। ओके, यहां से आएगा, यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर भी प्लस का है, यहां से आएगा c प्लस b x1। ओके, तो मैं इसे फर्दर कैसे लिखूंगा, इसे मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिखता हूं ए x1 प्लस ए x1। ओके, इसको मैं लिखता हूं c x2 प्लस b x2। ओके, तो इसको मैं लिखता हूं d x2 प्लस, या इसको मैं आगे लिख लेता हूं, वो कोई फर्क नहीं है, d x2। ओके, तो इसको लिखता हूं मैं, यहां पर प्लस का निशान है, यहां पर भी प्लस का है, c x1 प्लस b x1। ओके, तो अब मैं ऊपर से थोड़ा इरेज कर लेता हूं जगह बनाने के लिए, यहां से इसकी मुझे जरूरत भी नहीं है, यहां से ये भी मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो यहां से मैं चलता हूं, इसको यहां पर लिखता हूं मैं, ये ग्रेडियंट निकाला है एफ का। इसको मुझे कैसे लिखना है, इसको मैं सेपरेट करूंगा। कैसे सेपरेट करूंगा, यहां पर मैं लिखता हूं ए x1, ओके, प्लस सी x2, ये वाली एक टर्म लिख ली, एक वाली यहां से, एक वाली यहां से। यहां से मैं लिखता हूं डी, यहां से बी ले लेता हूं मैं, क्योंकि x1 के नीचे x1 वाली टर्म लेकर आऊंगा, x2 के नीचे x2 की। यहां से मैं ले लेता हूं बी सी, यहां पर मैंने ले लिया बी, ले लेता हूं बी x1 प्लस ये वाली पीछे लिख देता हूं डी x2। ओके, तो मैंने कुछ अरेंजमेंट सी की है ऐसे, मतलब उसे थोड़ी सेटिंग से लिखा है। और यहां से जो ये बचा था वो यहां आ जाएगा, ए
x1, ओके, यहाँ पर b बचा था प्लस b x2, और यहाँ से यहाँ पर बचा था c x1 प्लस d x2, ओके। तो यही सा, इसको आप ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, ओके। तो इसको मैं लिखता हूँ, आगे कैसे लिख सकता हूँ, ACBD इंटू x1 x2, ओके। आप इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये इतना बन जाएगा, प्लस इसको लिखता हूँ ABCD, और ये कितना आ जाएगा x1 x2, ओके। तो यहाँ से मैं फर्दर इसे कैसे लिखूंगा, ये वाला मेरे पास क्या आ गया, A का ट्रांसपोज, ये वाला क्या आ गया x, प्लस ये वाला क्या आ गया A, और ये क्या आ गया x, ओके। तो मेरे पास कौन सी ऑप्शन सही हो सकती है, उसने x0 पर बोला है, जो ग्रेडियंट मुझे फाइंड आउट करना था वो कौन से पॉइंट पर फाइंड आउट करना था, x0 पे। therefore ग्रेडियंट ऑफ f एट द पॉइंट x0 कितना आ जाएगा, A ट्रांसपोज x0 प्लस A इंटू x0। तो कौन सी ऑप्शन सही है उसमें, उसमें से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, सेकंड नंबर ऑप्शन है वो सही है, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। Question number 72 is let M be an M by N matrix with rank R if linear system AX is equal to B has solution for each B belong to R raised to power M, then M is equal to R होगा। The column space of A is proper subspace of R raised to power M होगी। The null space of A is non-trivial subspace of R raised to power N whenever M is equal to N, एंड m ग्रेटर देन n इंप्लाइज m इज इक्वल टू n होगा। तो यहाँ पर इससे करने के लिए हम देखते हैं, पहले एक रिजल्ट लिखता हूँ, वही वाला जो मैंने पहले लिखा था। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, ये सिस्टम AX इज इक्वल टू B हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज नंबर 1 होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है कब होता है, इफ रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B इज इक्वल टू n हो। n क्या होता है, n नंबर ऑफ रोज होते हैं, यह क्या होता है, नंबर ऑफ रो। अगर मैंने पहले इसे गलत बोला तो आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर करेक्ट कर लीजिएगा। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ A, ओके। तो ये होता है अगर उसका कोई सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में वो कहता है बी m इज इक्वल टू R है। हमारे पास क्या दिया गया है, रैंक ऑफ A जो है वो कितना है, R है, और A कितने में ऑर्डर का है, m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मतलब नंबर ऑफ जो रोज हैं वो क्या है, m है, और उसका रैंक R है, ओके। तो उसका एक सोल्यूशन होगा, वो कहता है उस सिस्टम में एक सोल्यूशन है ही है, ओके। तो ये हमें बताना है m इज इक्वल टू R होगा या नहीं होगा। उसका एक सोल्यूशन होगा, मतलब उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो फुल रैंक का होगा, उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो फुल होगा, रैंक ऑफ A जो है वो फुल होगा। यहाँ से रैंक ऑफ A R है, और m का जो m में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो m है, ओके। तो यहाँ से जो रैंक ऑफ A है वो इक्वल टू m तो आ गया। अब हमें ये करना है कि रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B है जो वो m के इक्वल है। रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B का क्या मतलब है, हम जब A ऑगमेंटेड B का क्या मतलब है, मतलब उसमें एक कॉलम ज्यादा बढ़ जाएगा। रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B का मतलब B एक कॉलम मैट्रिक्स ही है ना, वो इसमें एक कॉलम ज्यादा हो जाएगा, उसके रैंक पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें रैंक का मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स में एक सब मैट्रिक्स चाहिए जिसका के डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। हमें उसमें जे ए तो सब मैट्रिक्स मिलेगा, जहां पर जो मैट्रिक्स आएगा जिसमें एक बी कॉलम पड़ा होगा उसमें ये वाला ए मैट्रिक्स तो होगा ही ना, जो इसका सब मैट्रिक्स होगा जिसका के डिटर्मिनेंट जीरो नॉन जीरो आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कर लिया है वो, ओके। तो यहाँ से हमें इसका रैंक कितना मिल जाएगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है जो वो भी कितना आ जाएगा, m ही आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है वो सही हो जाएगी कि m इज इक्वल टू R होगा। और जो सेकंड वाली ऑप्शन है, सेकंड वाली ऑप्शन में वो क्या कहता है,
सेकंड वाली ऑप्शन में वो कहता है कॉलम स्पेस ऑफ ए इज अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ ए। प्रॉपर सब स्पेस का क्या मतलब होता है? प्रॉपर सब स्पेस का मतलब होता है भी जो भी वेक्टर स्पेस होती है वो अपने आप की एक सब स्पेस होती है। ओके, प्रॉपर सब स्पेस का मतलब होता है कि वो ऐसी सब स्पेस है कि वो अपने आप के अलावा कोई सब स्पेस मान रही है। ओके, मतलब अगर हम कहें कि बी एक वेक्टर स्पेस है, बी इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस then B itself is called the subspace of the vector space B। ओके, और B के अलावा जो भी सब स्पेसेज होंगे उनको बोलते हैं प्रॉपर सब स्पेसेज, और जीरो स्पेस होती है जो उसको बोलते हैं हम ट्रिवियल सब स्पेस बोलते हैं। ओके, प्रॉपर सब स्पेस का मतलब क्या? B के अलावा जो इसकी सब स्पेसेज हैं वो इसकी प्रॉपर सब स्पेसेज हैं। ओके, तो मैं एक सिस्टम लेता हूं यहां से x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ ले लेता हूँ 2, यहाँ ले लेता हूँ 3। ओके, तो यहाँ इस सिस्टम को मैं रिड्यूस करके कैसे लिखूंगा? 1 1 1 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 2 3। ओके, तो यहाँ से ए का रैंक कितना है? ए का रैंक कितना है? ये वाला मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का है, और इसका रैंक कितना है? ए का 2 है, और यहाँ पर एम कितना है? वो भी 2 है, मतलब आर भी 2 है, एम भी 2 है, एन भी 2 है। ओके, यहाँ से कॉलम जो कॉलम्स हैं वो क्या बन रहे हैं? इसके 1 1 एक बन रहा है, 1 2 बन रहा है। ओके, तो ये सब स्पेस तो है, ये तो हमें दिख ही रहा है, यही बन रहे हैं ना इसके कॉलम, ये तो सब स्पेस ही नहीं है, क्योंकि सब स्पेस होने के लिए उसमें आइडेंटिटी तो चाहिए ना, और इनवर्स चाहिए, वो तो इसमें है ही नहीं, तो ये सब स्पेस ही नहीं है। तो जो सेकंड वाली ऑप्शन है वो वाली गलत होगी, फर्स्ट वाली सही थी, सेकंड वाली ऑप्शन गलत होगी। थर्ड वाली ऑप्शन में वो कहता है द कॉलम स्पेस ऑफ सॉरी द नल स्पेस ऑफ ए इज अ नॉन ट्रिवियल सब स्पेस ऑफ ए। ओके, तो जो थर्ड वाली है उसमें नॉट ट्रिवियल सब स्पेस ऑफ आर रेस्ट पावर एन व्हेन एवर एम नॉट इक्वल टू एन, सॉरी एम इज इक्वल टू एन, ये बोल रहा है। ओके, तो इसके लिए हम रैंक नलिटी थ्योरम यूज करेंगे। रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए जो होता है वो इक्वल टू कितना होता है? वो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? एन। ए एम बाय एन का मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? एन। ओके, तो यहाँ पर रैंक कितना है उसका? आर, प्लस नलिटी ऑफ ए हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू एन। नलिटी ऑफ ए कितनी आ गई? इज इक्वल टू एन माइनस आर। ओके, यहां से एन माइनस आर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला है जो m है वो इज इक्वल टू एन ही है, यहाँ पर आ जाएगी m, उसने ये बोला ना m इज इक्वल टू एन है, व्हेन एवर m इज इक्वल टू एन, यहाँ से n माइनस आर आ जाएगी। तो हमें ऊपर क्या पता चला है? जो फर्स्ट ऑप्शन थी उससे देखते हैं, यहाँ पर नलिटी कितनी आई है कि वो आई है m माइनस आर। फर्स्ट ऑप्शन से हमने क्या देखा था कि जो उसका रैंक था ए का मैट्रिक्स का वो कितना था? m, उसका रैंक कितना था? m था, और m इज इक्वल टू आर था। ओके, तो यहाँ से m माइनस आर कितना आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा। ओके, m इज इक्वल टू आर था ना, फर्स्ट ऑप्शन से m इज इक्वल टू आर था, तो m माइनस आर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ओके, m माइनस आर कितना आएगा? 0 आएगा। अगर m माइनस आर 0 है तो इसका मतलब नलिटी में कितने एलिमेंट जा रहे हैं? नलिटी में कोई एलिमेंट नहीं जा रहा, सिर्फ 0 एलिमेंट ही जा रहा है। ओके, नलिटी में कोई नॉन 0 एलिमेंट जा ही नहीं रहा। ओके, तो यहाँ से जो थर्ड वाली ऑप्शन है वो वाली क्या होगी? गलत होगी। अब फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। फोर्थ ऑप्शन के लिए भी हम यही वाली थ्योरम यूज करेंगे, रैंक नलिटी थ्योरम। यहाँ से देखिए उसने क्या बोला है, m ग्रेटर देन n है, इक्वल टू n है, इंप्लाइज m इज इक्वल टू n। ओके, यहाँ से ये आ गया, हमने r डाला, ठीक है। वो बोलता है अगर m, इफ m हम ये कर लें, m ग्रेटर देन n ले लें, m हम ग्रेटर देन n ले लें, तो यहाँ से क्या होगा? जो नलिटी ऑफ a है वो इक्वल टू क्या आ जाएगी? n माइनस आर। आर इज इक्वल टू एम है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से जो हमने देखा है वो आर इज इक्वल टू एम है। आर इज इक्वल टू एम है, तो यहाँ एम आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस एम आ जाएगा। और हमें क्या दिया गया है? जो एम है वो एन से बड़ा है, एम बड़ा है, तो ये वाली नेगेटिव आ जाएगी, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है भी नलिटी नेगेटिव आ जाए। ओके, तो यहाँ से ये बात गलत होगी। ओके, तो ये वाली बात गलत है, एम ग्रेटर देन एन नहीं है, एम इज इक्वल टू एन है। ओके, ये वाला पॉसिबल है। ओके, तो फोर्थ वाली जो ऑप्शन है वो वाली सही है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 इज लेट m इज इक्वल टू दिस सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 2 by 2 ऑर्डर विद द इगन वैल्यूज रैशनल नंबर्स आर एंट्रीज फ्रॉम इंटीजर्स, देन ऑप्शन नंबर 1 में वो कहता है m एम्प्टी होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन में वो कहता है m इज इक्वल टू दिस सेट होगा,
एंड थर्ड नंबर ऑप्शन में वो कहता है एम बिलोंग ए, इफ ए बिलोंग्स टू एम देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इन जेड होंगी। ओके, मतलब कि हर एक एम का जो एलिमेंट है मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यू है वो हमेशा ही इंटीजर्स ही होंगी। ओके, फोर्थ नंबर ऑप्शन में वो कहता है इफ ए बी बिलोंग्स टू एन एम एंड सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए है जो वो बिलोंग करेगा प्लस माइनस वन को। ओके, तो चलिए इसे कैसे करना है देखते हैं। ऑप्शन नंबर वन में वो कहता है एम एम्प्टी होगा। ओके, तो ये वाली ऑप्शन तो हम इसी आइडेंटिटी से ही गलत कर सकते हैं 1 0 G 1। ओके, तो इसकी जो एंट्रीज हैं वो तो इंटीजर्स हैं, इसकी एंट्रीज क्या हैं वो इंटीजर्स हैं, और एक चीज आइगन वैल्यूज क्या है 1 1 है वो रैशनल नंबर हैं। ओके, तो एम में ये वाला सेट तो है, सॉरी मैट्रिक्स तो है ही, वो बोलता है कोई भी नहीं होगा। ऐसे ही और भी काफी सारे मैट्रिक्स होंगे, हम ये वाला मैट्रिक्स भी ले सकते हैं 2 0 0 2, इसकी भी एंट्रीज जो हैं इंटीजर्स हैं। ओके, और इसकी जो आइगन वैल्यू हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं, तो ये भी एम में होगा। तो एम में तो काफी सारे मैट्रिक्स होंगे, वो बोलते हैं एम एम्प्टी होगा। तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है वो वाली हमारी गलत होगी। ओके, सेकंड नंबर ऑप्शन में वो कहता है एम जो है वो इस सेट के इक्वल होगा, एम जो है वो इक्वल टू होगा दिस सेट के, सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 such that A, B, C and D belongs to Z। यहां पर उसने उसकी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पर कोई बात नहीं की, वो बोलता है कि M जो है वो इस सेट के इक्वल होगा, इस ये वाला जो सेट दिया है। ओके, तो हमें इस ऑप्शन को कैसे गलत करना है, हमारे पास देखते हैं इसको कैसे चेक करना है। तो हम देखते हैं इस ऑप्शन को कैसे हम हैंडल करते हैं। यहां से हम कैसे करते हैं, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, यहां से एक पॉलिनोमियल लिखता हूं। कैसी पॉलिनोमियल लिखता हूं, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखी है। ओके, तो इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे वो क्या, मतलब जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल की, वो क्या होंगी प्लस माइनस आइटा, दोनों की दोनों क्या है इमेजिनरी नंबर हैं। ओके, तो यहां से इस पॉलिनोमियल को मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं -0 × x + 1। तो ये वाली जो पॉलिनोमियल है किसी मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी अगर उस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो 0 और डिटर्मिनेंट हो वो 1 हो। यहां पर जो होता है वो ट्रेस होती है मैट्रिक्स की, यहां पर जो होता है डिटर्मिनेंट होता है। तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसकी ट्रेस 0 और डिटर्मिनेंट 1 हो। तो हम ये बना सकते हैं एक तो, ओके, और भी काफी सारे बना सकते हैं। हम ये बना सकते हैं 1 -1, ये वाली ट्रेस 0 आ गई, और इसका डिटर्मिनेंट हमें चाहिए 1, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो ये वाला मैट्रिक्स भी होगा, इसकी जो ट्रेस है वो 0 है, डिटर्मिनेंट 1 है। ओके, तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये होगी, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यही होगी। ओके, तो ये वाला एक ऐसा मैट्रिक्स है देखिए जिसकी जो एंट्रीज हैं वो तो इंटीजर्स हैं, पर इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या हैं प्लस माइनस आइटा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ओके, तो वो बोलता है ये वाला जो सेट है, मतलब इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी आइगन वैल्यूज क्या हैं, वो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। वो बोलता है ये वाला सेट है जो एम के इक्वल होगा, पर एम में तो सिर्फ वही वाले मैट्रिक्स है ना जिनकी आइगन वैल्यूज रैशनल नंबर्स हैं। ओके, तो यहां से जो सेकंड वाली ऑप्शन है वो वाली गलत होगी। ओके, सेकंड वाली ऑप्शन गलत होगी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पे। थर्ड नंबर ऑप्शन में वो क्या कहता है, थर्ड नंबर ऑप्शन में कहता है वो इफ ए बिलोंग्स टू एम देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इन जेड, मतलब आइगन वैल्यूज हैं वो ए की वो जेड ही होंगी, इंटीजर्स ही होंगी। ओके, तो हम क्या करते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं ए बिलोंग्स टू एम। ओके, ए हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया ए बी सी एंड डी। ओके, तो यहां से इस मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी एक्स की स्क्वायर माइनस ट्रेस कितनी है इसकी a + d × x प्लस डिटर्मिनेंट कितना है ए डी माइनस बी सी। ओके, तो ये वाली इस मैट्रिक्स की क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इस जहां पर ए बी सी डी हैं जो वो सभी के सभी क्या हैं इंटीजर्स हैं, ए बी सी एंड डी वो क्या हैं इंटीजर्स हैं। ओके, तो हमें पता है जो दो इंटीजर्स का सम क्या होता है वो भी इंटीजर ही होता है, तो जहां से जे वाला जो है जे भी एक इंटीजर ही होगा,
और दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट भी इंटीजर ही होती है, तो ये दोनों भी इंटीजर हो गए, उनकी डिफरेंस है जो वो भी इंटीजर ही होता है इंटीजर्स का, तो ये वाला भी इंटीजर ही होगा Z2। ओके, तो ये वाली एक हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई जिसके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं। ओके, ये पॉलिनोमियल होगी विद इंटीजर कॉफिशिएंट्स। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, जो Px है वो किसको बिलोंग कर गई, वो बिलोंग्स टू है Z ऑफ X। ओके, और हमें उसने ये क्या कहा है, हमने ए जो लिया है वो एम में से लिया है, तो उसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, इररेशनल नंबर है। मतलब इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज हैं वो क्या है, इररेशनल नंबर हैं। ओके, अगर इस पॉलिनोमियल की जीरो इररेशनल नंबर हैं तो मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसे फैक्टराइज कर सकता हूं, λ1 इंटू एक्स माइनस लैम्डा टू, एक्स माइनस लैम्डा टू, जहां पर जे λ1 λ2 क्या है, रैशनल नंबर हैं। ओके, तो ये वाली पॉलिनोमियल क्या होगी, ये वाली रिड्यूसेबल होगी पॉलिनोमियल किसके ऊपर, क्यू के ऊपर। ये वाली रिड्यूसेबल होगी ओवर क्यू, क्योंकि यहां पर ये वाले दोनों क्या है, क्यू में से रैशनल नंबर हैं। पी एक्स क्या है, जेड एक्स में से है और वो रिड्यूसेबल है ओवर क्यू, तो वो वाली जो पी एक्स है वो रिड्यूसेबल ओवर जेड होगी। ओके, तो क्योंकि हमारे पास मॉडर्न अलजेब्रा की एक थ्योरम है कि इफ पी एक्स जो है, अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल हो जेड एक्स में से, ओके, एंड पी एक्स जो हो वो रिड्यूसेबल हो ओवर पी ओवर क्यू, देन पी एक्स जो होती है वो रिड्यूसेबल होती है ओवर जेड। ओके, तो यहां से जो ये वाली पॉलिनोमियल है भी ये रिड्यूसेबल ओवर जेड होगी। रिड्यूसेबल ओवर जेड होने का क्या मतलब है, जो λ1 λ2 है ये वाले इंटीजर्स होंगे। ओके, λ1 λ2 क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। λ1 λ2 इंटीजर्स होने का मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज इंटीजर्स होंगी। ओके, तो जहां से थर्ड वाली ऑप्शन जो है वो सही है, वो क्या कहता है, इफ ए एम को बिलोंग करता है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इंटीजर्स होंगी, तो ये वाली ऑप्शन सही है। अब फोर्थ ऑप्शन में वो देखिए क्या कहता है, फोर्थ ऑप्शन में वो कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू एम आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो प्लस माइनस 1 होगा। ओके, तो यहां से मेरे पास क्या है, ए उसने दिया है ए बी इज इक्वल टू आई दिया है, तो जहां से ए बी का जो डिटर्मिनेंट हो वो इज इक्वल टू आई आ जाएगा। तो यहां से ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई आ जाएगा। ओके, तो यहां से आई का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 1 होता है। ओके, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता दिया गया है, मैं यहां पर करता हूं, ए जो है वो एम में से है। ओके, और ए की जो एंट्रीज हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं। और अगर ए कैसा होगा, ए ऐसा होगा ए बी सी डी, और यहाँ पर ए बी सी डी जो क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, ए डी माइनस बी सी, तो ये भी एक इंटीजर ही आ जाएगा। ओके, मतलब कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इंटीजर है। ए का डिटर्मिनेंट भी इंटीजर ही है, बी का डिटर्मिनेंट भी इंटीजर ही है। ओके, तो दो इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन 1 कब होती है, ओके, जे भी एक इंटीजर है, जे भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन है और वो इक्वल टू 1 है, तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों ही इंटीजर दोनों के दोनों ही 1 हो, या फिर दोनों के दोनों इंटीजर जो हैं वो क्या हो, -1 हो। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, ए का डिटर्मिनेंट या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 में वो क्या कहता है, लेट ए बी 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए इज नेसेसरली डायगोनलाइजेबल होगा ओवर आर, इफ ए हैज डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर होगा, इफ ए हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी होगा। ऑप्शन नंबर 4 में वो कहता है, इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी होगा। ओके, तो हम इसे कैसे करते हैं, देखिए सेकंड और थर्ड जो है वो तो रिजल्ट ही होते हैं, वो हमें आपको याद रखने बनेंगे जो पढ़ेंगे। अगर ए की डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू हो तो वो रियल नंबर के ऊपर डायगोनलाइजेबल होता है, ये एक रिजल्ट होता है। ओके, और अगर उसकी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर डायगोनलाइजेबल तो होगा ही होगा। तो यहाँ से सेकंड और थर्ड वाली जो ऑप्शन है वो तो सही है ही। ओके, वो तो आपको सीधा सीधा टिक करनी पड़ेगी, सही है। ओके,
उसके बाद फर्स्ट नंबर ऑप्शन को देखते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ वाली को। फर्स्ट नंबर ऑप्शन के लिए हम ए को कोई मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं। उसने 3x3 का मैट्रिक्स बोला है। वो कहता है कि वो हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होगा। कोई भी 3x3 का रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लीजिए, वो बोलता है हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। यहां से मैं ले लेता हूं 1 0 0। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है हमें, नहीं सॉरी, रियल 3x3 का मैट्रिक्स लेना है रियल एंट्री के साथ। ओके, तो यहां से मैं 1 1 0 1 1 0 0 1 ये वाला एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। ओके, तो यहां से ए की जो आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है 1 1 1 है, क्योंकि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। डायगोनल वाली एंट्री इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। ओके, तो यहां से मैं ये चेक करने के लिए कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, क्या प्रोसीजर होता है हमारे पास डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करने का। हम देखते हैं कि उसकी हर एक ईगन वैल्यू की मैट्रिक्स हम बोलते हैं मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इक्वल। मतलब हर एक की ईगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो। यहाँ पर हमारे पास एक ही आइगन वैल्यू है, उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3 है। ओके, तो यहाँ पर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू कितनी है 3। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम कैसे निकालते हैं 1 की। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का क्या प्रोसीजर होता है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन इगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू होती है n माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा इंटू वाई। ओके, ये यहां तक चला जाता है। एन जहां होता है कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो यहां से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितनी होगी, n कितना है यहाँ पर 3 है, माइनस रैंक। रैंक इसका निकालना है हमें a माइनस 1 इंटू लैम्डा का, सॉरी 1 इंटू आई का। ओके, तो यहां से 1 इंटू आई का रैंक मैं निकालता हूं कितना होता है। मैं यहीं पर कर लेता हूं, मुझे चाहिए a माइनस आई। a माइनस आई मुझे यहां से कितना मिलेगा 0 1 1 0 0 1 0 0 0। ओके, तो यही मिलेगा। यहाँ पर मुझे ये एक मैट्रिक्स मिलेगा, सब मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2, तो ये कितनी आ गई 3। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 1 आई है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 थी, तो इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स है जो डायगोनलाइजेबल तो नहीं हुआ। ओके, तो जहां से हमारी जो ऑप्शन नंबर 1 थी वो गलत होगी। वो बोलता है कि अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स होगा विद रियल एंट्रीज तब वो हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होगा ओवर आर। ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, गलत होगी। फोर्थ वाली ऑप्शन में वो क्या कहता है ऑल द इगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो देन इट इज डायगोनलाइजेबल। वो भी यहीं से गलत होगा। वो कहता है ऑल द इगन वैल्यूज आर ऑफ ए आर नॉन जीरो देन इट इज डायगोनलाइजेबल, ओवर सी होगा। यहाँ पर इसकी सभी इगन वैल्यू जो नॉन जीरो हैं वो डायगोनलाइजेबल तो नहीं है ना, ओवर सी या आर किसी पर भी वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ से फोर्थ वाली ऑप्शन भी गलत होगी। तो सेकंड एंड थर्ड वाली ये रिजल्ट से ये वाली सही है। अब नेक्स्ट Question number 76 is let V be a vector space over the complex numbers of all polynomials in a variable x of degree at most 3. Let D from V to V be a linear operator given by differentiation with respect to x, and let A be a matrix of D with respect to some basis for B. Which of the following are true? ऑप्शन नंबर 1 में वो कहता है A इज नैलपोटेंट होगा, एंड सेकंड ऑप्शन इज A इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा, थर्ड इज रैंक ऑफ A इज 2 होगा, फोर्थ इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स A इज दिस होगी। मतलब क्या है, हमारे पास हमें एक लीनियर ऑपरेटर दिया गया है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है D फ्रॉम B टू B। जहां से हम जो इस तरफ हम जो बेसिस के एलिमेंट्स है वेक्टर स्पेस के उनको डालेंगे लेफ्ट साइड में, तो जो और राइट साइड में जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो एक मैट्रिक्स बनेगा, उसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। वो मैट्रिक्स है जो उसी को वो ए बोल रहा है, वो मैट्रिक्स ए है जो बनेगा उसको ए कह रहा है। उस ए के बारे में यहाँ पर हमें बताना है कि वो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर वेक्टर स्पेस जो बी है वो ओवर द स्पेस ऑफ ओवर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जो बेसिस होता है ना ओवर पॉलिनोमियल्स वेक्टर स्पेस और कॉम्प्लेक्स एंड रियल के ऊपर वो सेम ही होता है। तो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड बेसिस लेता हूं। ओके, इस वेक्टर स्पेस बी के ऊपर स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर पॉलिनोमियल एट मोस्ट 3 डिग्री की लिए हैं, हम 3 डिग्री की ही ले लेते हैं। 1 x x स्क्वायर
एक्स क्यूब। ओके, ये स्टैंडर्ड बेसिस हो गया वेक्टर स्पेस बी का। हमारे पास जो डी दी गई है वो दी गई है बी टू बी। ओके, और ये बी क्या है, यहाँ पर कैपिटल बी है, बी से बी है, और ये बी क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। हमें डिफरेंशिएशन का मतलब तो पता है ना, ये क्या है, डी अपॉन डी है, मतलब डी अपॉन डी ऑफ बी, बी अगर इसका वेक्टर होगा इज इक्वल टू जो भी आएगा, ओके, वो इस तरफ आउटपुट आएगी। ओके, ये वाला जो है यहाँ से बी जो इसका एलिमेंट था, ये वाला जो बिलोंग करेगा इस तरफ बी को। ओके, तो यहाँ से हम पहला एलिमेंट डालते हैं, कितना बनता है, पहले एलिमेंट को हम ऐसे में डालेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, यहाँ से मैं इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये ऐसा आएगा, डी ऑफ बी और इक्वल टू कैसे लिखूंगा, डी ऑफ बाई डी एक्स ऑफ बी। ओके, ऐसे होगा। तो मैं पहले ऑपरेटर को, पहले एलिमेंट को डालता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, लीनियर ऑपरेटर में डालता हूँ, तो ये कितना आएगा, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो इसको मुझे हर जे एलिमेंट जो है जो बी में है, तो बी का जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो क्या है, ये है। तो मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्र प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। ओके, ऐसे ही मैं दूसरा एलिमेंट लिखता हूँ, डी ऑफ दूसरा एलिमेंट जब एक्स डालता हूँ तो वो कितना आता है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। और इसको मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखूंगा, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स की स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स की क्यूब। ऐसे ही डी ऑफ एक्स की स्क्वायर देखता हूँ कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा, इज इक्वल टू 2x। ओके, यहाँ पर 2x आएगा ना डेरिवेटिव करने के बाद, ये 2x आएगा। ओके, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर x है तो ये वाला जो है x वाली टर्म है, तो यहाँ पर जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स, ये वाली टर्म प्रेजेंट सी एक्स वाली। ओके, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर की वाली टर्म नहीं है, प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब वाली भी कोई टर्म नहीं है। ओके, ऐसे ही एक्स क्यूब की बात करेंगे तब जब फोर्थ वाला एलिमेंट डालेंगे तो कितना आएगा, 3x की स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है, बाकी कोई टर्म नहीं है। 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। ओके, तो अब मैं मैट्रिक्स बनाता हूं। ये जो मैट्रिक्स, अब इनके जो कोएफिशिएंट्स है ना, ये वाले 0 0 0 0, ये वाला 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0। ओके, जैसे इन कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स बनेगा उसी मैट्रिक्स को वो ए बोलता है। ओके, तो यहाँ पर ए क्या होगा मेरे पास, ए जो मैट्रिक्स का वो बनेगा, इनका कोएफिशिएंट 0 0 0 0 0, यहाँ पर 1 0 0 0, यहाँ पर 1 है, 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0, यहाँ पर 0 0 3 0। ओके, तो इसका ट्रांसपोज होता है, ये आप मत भूलिएगा, इसका ट्रांसपोज होता है। ओके, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डी। ओके, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो इसको मैं लिखता हूं, ए को ट्रांसपोज करने के बाद कितना आएगा, ये 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 एंड 0। ओके, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आया। हम फर्स्ट ऑप्शन में वो क्या कहता है, एज नैलपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब ए की कुछ पावर करने पर वो 0 आएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं वे 4x4 का मैट्रिक्स है, जिसका जो एक ईगन, इसकी जो ईगन वैल्यू है वो तो सभी की सभी 0 है, सभी की सभी ईगन वैल्यू 0 है, मतलब 4 ईगन वैल्यू है, 4 की चारों 0 है, तो ए की पावर 4 करने पर जो 0 आएगा। मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक जो यहाँ से बनाया मैंने, इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी, x रेज़ टू पावर 4। अब हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम होती है, वो होती है हर एक मैट्रिक्स है जो वो अपनी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से ए की पावर 4 करने पर वो 0 आ जाएगा। तो ये नैलपोटेंट तो है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेकंड नंबर ऑप्शन इज डायगोनलाइजेबल होगा। ओके, ये डायगोनलाइजेबल तो नहीं है, इसकी जो ईगन वैल्यूज हैं वो कितनी 0 0 ही हैं, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 0 की, वो कितनी है, वो तो 4 है। पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जब हम निकालते हैं 0 की, वो कितनी होती है 4, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 0 इंटू आई। ओके, यहाँ पर 4 आ जाएगा, रैंक ऑफ ए कितना है 0 इंटू आई, तो 0 हो जाएगा, रैंक ऑफ ए कितना है 3 है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा।
और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 थी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आई है, तो वो डायगोनल एलिजिबल तो नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो भी गलत होगी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पे। उसका रैंक है जो ए का वो 2 है, इसका रैंक 2 नहीं है, इसका रैंक 3 है, क्योंकि हमें ये एक सब मैट्रिक्स मिल रहा है 3/3 ऑर्डर का, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका रैंक कितना है 3 है, तो ये भी गलत होगी। अब फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, वो बोलता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है जो ए की, वो ये वाली होगी जो मैट्रिक्स उसने दिया है। हाँ, हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए हमें एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए होती है, एक मिनिमम पॉलिनोमियल चाहिए होती है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो हमें पता है क्या है, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0। मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सॉरी पी ऑफ एक्स। ओके, तो मिनिमम पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं? मिनिमम पॉलिनोमियल वो वाली मोनिक पॉलिनोमियल होती है लोएस्ट डिग्री की, जो मैट्रिक्स की वैल्यू, मैट्रिक्स को जब उसमें डालते हैं वो जीरो हो जाता है। मतलब पी ऑफ एक्स इज सेट टू बी a minimum polynomial of a if p of x is equal to p of a is equal to 0 आ जाए। ये p of x मोनिक पॉलिनोमियल होती है लोएस्ट डिग्री की। ओके, ये लोएस्ट डिग्री की होती है मोनिक पॉलिनोमियल। मतलब हमें यहाँ पर 4 है, हमें ये देखना है कि एक्स की ए की कितनी पावर करने पर वो जीरो आता है। ओके, ए की पावर 1 करने पर तो वो उतना ही रहता है, ए की पावर 4 करने पर ही वो जीरो आता था। ओके, तो इसका मिनिमम पॉलिनोमियल कितनी होगी? पी ऑफ एक्स की मिनिमम पॉलिनोमियल भी एक्स की पावर 4 है। मिनिमम पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दोनों सेम है, तो उसकी जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है वो ए की ब्लॉक होता है, 4/4 का एक ब्लॉक बनेगा, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ओके, तो ये बनेगा। तो जब फोर्थ वाली ऑप्शन है वो सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 इज फॉर एवरी 4/4 रियल सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट, ऑप्शन नंबर 1 में वो कहता है p इंटू आई प्लस ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज a रेज टू पावर p इज पॉजिटिव डेफिनेट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज a raised to power minus p is positive definite, and option number fourth is exponential of ap minus i is positive definite। ओके, तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर वो ये कहता है कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर p एग्जिस्ट करेगा। ओके, हमें पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर p। ओके, ये वाली जो बात है इसको अंडरलाइन करना चाहिए आपको। तो हमारे पास देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है तो उसकी जो सभी की सभी अगर वो रियल है सिमेट्रिक है तो उसकी सभी की सभी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? वो रियल नंबर होंगी। हमें ये रिजल्ट होता है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होती हैं? रियल नंबर ही होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ए की आइगन वैल्यूज रहूं, इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा, ये चारों की चारों नॉन जीरो हैं। ये गिवन दिया गया है कि मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर है तो सभी की सभी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होंगी। और दूसरी वो बात जो बोली है वो क्या है? ये सभी की सभी क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ओके, ये सभी की सभी चारों की चारों रियल नंबर हैं। ओके, तो यहां से मेरे पास इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ p इंटू आई माइनस ए इज इक्वल टू आर क्या होगी? p माइनस अल्फा, p माइनस बीटा, p माइनस गैमा, p माइनस डेल्टा। ओके, तो उसके पॉजिटिव डेफिनेट, इस मैट्रिक्स के पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए ये सभी की सभी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, तो हमें ये देखना है कि ऐसा कोई p एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये सभी की सभी पॉजिटिव हों। ओके, हम क्या करते हैं, हम p को लेते हैं लेफ्ट, p ग्रेटर देन हम लेते हैं अल्फा से, बीटा से, गैमा से और डेल्टा से। ओके, इन चारों की चारों वैल्यू से हम p को ग्रेटर लेते हैं। अगर हमने इन चारों के p ग्रेटर लिया है तो p माइनस अल्फा है जो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, p माइनस बीटा, बीटा से p जो है बड़ा है वो तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, गैमा से भी p बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव p एग्जिस्ट करता है, ये वाला पॉजिटिव है, p एग्जिस्ट करता है तो जिसके लिए ये सभी सभी आइगन वैल्यू जो पॉजिटिव हो जाएंगी तो ये वाला पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो 1 है
फर्स्ट वाली ऑप्शन वो सही होगी। ओके, सेकंड नंबर ऑप्शन में वो कहता है ए रेस्ट पावर पी इज पॉजिटिव डेफिनेट। ओके, अगर ए की इगन वैल्यूज अल्फा बीटा गैमा डेल्टा हो, वो सभी की सभी नॉन जीरो हैं। ओके, जीरो तो उनमें से कोई है नहीं क्योंकि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, और सभी की सभी वो क्या है, रियल है आइगन वैल्यूज। तो यहां से क्या होगा, ए रेस्ट पावर ये आइगन वैल्यूज होंगी जो ए रेस्ट पावर पी की, वो क्या हो जाएंगी, इज इक्वल टू हो जाएंगी अल्फा रेस्ट टू पावर पी, बीटा रेस्ट टू पावर पी, गैमा रेस्ट टू पावर पी, डेल्टा रेस्ट टू पावर पी। ओके, तो पॉसिबिलिटीज क्या थी, ये सभी की सभी नॉन जीरो थी, रियल नंबर्स थे। तो पॉसिबिलिटी यही बनती है ना कि कुछ नेगेटिव हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकती हैं। ओके, तो इनमें से कुछ रियल नंबर जो होंगे पॉजिटिव होंगे, तो नेगेटिव होंगे। तो हमारे पास p इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा, 2 तो एग्जिस्ट करेगा ही पॉजिटिव नंबर 2। जब मैं यहाँ पर सभी की पावर 2 करूंगा तो ये सभी की सभी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव क्वांटिटीज हो जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी। तो सभी की सभी आइगन वैल्यूज जब ए की रेस्ट पावर पी की वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये वाला पॉजिटिव डेफिनेट हो गया। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो वाली भी सही होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड से ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में वो क्या कहता है, ए रेस्ट टू पावर माइनस पी की इज पॉजिटिव डेफिनेट। अब हमें ए जो है नॉन सिंगुलर दिया गया है, तो ए का इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, ए का इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, और उसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, जो ए की आइगन वैल्यूज हैं उनका इनवर्स होंगी। मतलब इसकी आइगन वैल्यूज होंगी 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा, 1 बाय डेल्टा, गैमा एंड 1 बाय डेल्टा। ये आइगन वैल्यूज होंगी ए इनवर्स की। ओके, तो ए रेस्ट टू पावर माइनस पी की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 बाय अल्फा रेस्ट टू पावर पी, 1 बाय बीटा रेस्ट टू पावर पी, 1 बाय गैमा रेस्ट टू पावर पी एंड 1 बाय डेल्टा रेस्ट टू पावर पी। ओके, तो जहां पर भी हमारे पास p कोई पॉजिटिव नंबर चाहिए, p2 पॉजिटिव नंबर तो एग्जिस्ट करेगी, जिसके लिए सभी की सभी पॉजिटिव हो जाएंगी, ये पॉजिटिव रियल नंबर बन जाएंगे। तो जहाँ से ये वाला क्या हो गया, पॉजिटिव डेफिनेट हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड है जो वो भी सही होगी। अब ऑप्शन नंबर फोर्थ में देखते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ में वो क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ AP एंड माइनस आई इज पॉजिटिव डेफिनेट। ओके, हमारे पास इसको करने के लिए मैं ए की आइगन वैल्यूज लेकर चलता हूं अल्फा। ए की आइगन वैल्यूज क्या है, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा है, और देयरफॉर जो ये मैट्रिक्स दिया है ई ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ AP माइनस आई, ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा, ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा। तो ये मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ ई रेस टू पावर पी ए माइनस आई इज इक्वल टू क्या होंगी, ई रेस टू पावर अल्फा पी माइनस आई माइनस 1। ओके, हाँ ऐसी मैं एक ही आइगन वैल्यूज को ले लेता हूँ, बाकी की बाद में बात कर लेंगे। वो बोलता है कि वो सभी ये वाला पॉजिटिव डेफिनेट है। अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो ये वाली जो है ये ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से ई रेस टू पावर अल्फा पी है जो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जहां से मैं लॉग लेता हूँ दोनों तरफ, जो ग्रेटर देन होगा जीरो से, यहाँ पर अल्फा पी। ओके, तो यहां से मेरे पास क्या आया, लॉग ही 1 होता है, तो अल्फा पी है जो ग्रेटर देन हो गया जीरो से। ओके, तो यहां से मेरे पास क्या आया, ये मैंने अल्फा के लिए बात की है, तो जहां से सभी जो चारों की चारों आइगन वैल्यूज हैं उनके लिए क्या आ जाएगा, अल्फा पी ग्रेटर देन जीरो, बीटा पी ग्रेटर देन जीरो, गैमा पी ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा पी ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ, इसका कोई हमें जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये वाला भी इरेज कर देता हूँ। और अब यहां से देखिए, जे वाला यहां पर वो कहता है अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो है, तो जे वाला कब ग्रेटर देन जीरो होगा, जहां तो अल्फा और जो पी है, अल्फा और पी ग्रेटर देन जीरो कहता है, अल्फा और पी दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो, या फिर अल्फा और पी दोनों के दोनों लेस देन जीरो, मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। यहाँ पर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर दोनों के दोनों नेगेटिव है। ओके, तब ये वाली क्वांटिटी जो है वो होल्ड करेगी। ओके, तो अगर अल्फा जो हमारे पास जो अल्फा बीटा गैमा आइगन वैल्यू है, अगर उनमें से एक भी आइगन वैल्यू जो नेगेटिव हुई, अगर हम इन चारों में से एक भी आइगन वैल्यू नेगेटिव होगी, ओके, अल्फा अगर नेगेटिव हो गया ना, तो ये वहां जहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनटू पी आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। तो ये वाली क्वांटिटी अब ग्रेटर देन जीरो कब होगी, जब पी भी नेगेटिव हो। ओके, पी भी नेगेटिव होना चाहिए, पर पी हमारे पास वो क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव पी। ओके, पी तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है,
ओके, तो यहाँ पर इसके लिए कोई भी पॉजिटिव पी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसके लिए नेगेटिव पी एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0 होने के लिए। ओके, तो जहां से जो फोर्थ वाली ऑप्शन है वो वाली गलत हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 is let A be an m by n matrix of rank m with n greater than n if for some non-zero real number alpha we have x transpose a transpose x is equal to alpha into x transpose x for all x belongs to R8 power m, then A transpose A has exactly two distinct eigenvalues. 0 is an eigenvalue of multiplicity with multiplicity n minus m. Alpha is a non-zero eigenvalue, exactly two non-zero distinct eigenvalues. ओके, तो देखते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें ये दिया गया है एक्स ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज एक्स जो दिया है अल्फा इंटू एक्स ट्रांसपोज एक्स के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रेज़्ड टू पावर m। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ सभी को। ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। आज यहाँ से मैं एक्स जो है नॉन जीरो वैक्टर है और एक्स की ट्रांसपोज है जो वो भी नॉन जीरो वैक्टर ही होगा। ओके, तो यहाँ से दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 है, तो ये तो नॉन जीरो है तो ये 0 होगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स जो है वो 0 आ गया। ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू एक्स। तो यहां से क्या होगा, अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, दिस इंप्लाइज अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, तो यहां से हमें ये भी पता है अल्फा नॉन जीरो है, ये गिवन दिया गया अल्फा इज नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। पर हमें जो आइगन वैल्यू पता करनी है वो ए ट्रांसपोज ए की पता करनी है। ओके, तो हम इसकी दोनों तरफ ए ट्रांसपोज ऑपरेट कर देंगे। यहाँ पर ऑपरेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए ट्रांसपोज ऑफ एक्स। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए ट्रांसपोज एक्स। इसको मैं बाई अज्यूम कर लेता हूं, तो ये कितना आएगा, अब इसको मैं बाई अज्यूम करूंगा, ए ट्रांसपोज ए इंटू वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू वाई। तो जहां से क्या हो गया, अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए और ये नॉन जीरो है, अल्फा नॉन जीरो है, तो अल्फा क्या हो गया, नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए होगी। तो यहां से अब ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या कहता है, अल्फा इज अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए। तो यहां से थर्ड नंबर ऑप्शन है जो वो सही हो गई। अब आगे चलते हैं। अब उसने और हमें क्या दिया है, जो ए का रैंक है वो, और उसने क्या किया है, जो रैंक ऑफ ए है वो कितना है, एम है, और एम है जो वो एन से छोटा है। ओके, और ये भी बात पूछ लिया उसने, जो ए का ऑर्डर है वो कितना है, एम बाय एन है। दिस इंप्लाइज जो ए की ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा वो कितना होगा, एन बाय एम। ओके, तो दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज ए का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, एन क्रॉस एन। ओके, तो हमें इसका रैंक पता करना है कितना आएगा। हमारे पास एक रिजल्ट होता है रैंक ऑफ ए इंटू बी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। ओके, तो यहां से रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, तो यहां से ये लेस देन इक्वल टू मिनिमम होगा, रैंक ऑफ ए कितना है, एम है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए और ए ट्रांसपोज का रैंक सेम ही होता है, वो इक्वल टू एम ही हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, एम। ओके, तो यहां से रैंक ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज कितना आया, एम आ गया। ओके, और उसका रैंक एम है, पर ए यहां से ये गलत लिख गया मैं, यहां पर था जी, इसका पता करना। ओके, ए ट्रांसपोज ए का जो रैंक है वो एम आई है और उसकी जो ऑर्डर है वो एन है, उसका ऑर्डर कितना है, एन है। ओके, तो जहां से इसका मतलब, और जो ये भी दिया गया है एम है जो वो एन से छोटा है, तो इसका मतलब जो रैंक है वो उसके ऑर्डर से छोटा है, उसकी 0 एक ईगन वैल्यू होगी और उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ
ए ट्रांसपोज ए, उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है माइनस जितना उस मैट्रिक्स का रैंक है। ओके, तो ये वाला जहां से जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो वाली सही होगी। फोर्थ वाली ऑप्शन गलत होगी। एग्जैक्टली टू नॉन जीरो एगन वैल्यूज बोले वो गलत होगी, क्योंकि जीरो इसकी एगन वैल्यू है। फोर्थ वाली गलत होगी। फर्स्ट वाली में बोलता है टू डिस्टिंक्ट एगन वैल्यूज, अल्फा एंड जीरो डिस्टिंक्ट एगन वैल्यू, वो सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज